सो हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में देखने वाले हैं हम क्लास 9th एनसीईआरटी न्यू बुक का पहला चैप्टर। इसका नाम है संख्या पद्धति और इसका हम प्रश्नावली 1.1 देखेंगे, बिल्कुल आसान भाषा में, बिल्कुल सरल भाषा में। आपको बस एक काम करना है, जो यहाँ पर मैं लिखूँ आपको नोट करते जाना है और बिल्कुल ध्यान से सुनना है बस। बाकी मेरी गारंटी आपको एक वीडियो में यानी एक बार में ही देखने पर पूरा का पूरा याद होने वाला है। तो आइए देखते हैं आज का हमारा प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन, जो है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। दोस्तों, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या आप इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं? दोस्तों, ये क्वेश्चन वाली बड़ी है, यानी क्वेश्चन आपको बड़ा लग सकता है, लेकिन इसका आंसर उसको समझना बिल्कुल आसान है। ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, टेंशन नहीं लेना बिल्कुल भी, बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे क्योंकि आप जुड़ चुके हैं मास्टर जी के साथ में। तो दोस्तों आइए देखते हैं, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ से हम हल करते हैं इस सवाल को बिल्कुल आसान भाषा में। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो दोस्तों सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा कि परिमेय संख्या क्या है, परिमेय और अपरिमेय संख्या क्या है। तो दोस्तों 2 मिनट में देखते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं हम कि परिमेय संख्या क्या है। तो दोस्तों परिमेय परिमेय संख्या परिमेय संख्या दोस्तों इसके 2 नियम है। पहला कि आप इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। कोई भी संख्या हो, अगर आपने उसको P/Q के रूप में लिख दिया, यानी इस फॉर्म में लिख दिया आपने, तो वह संख्या परिमेय संख्या के लिए यानी परिमेय संख्या हो सकती है। और इसका दूसरा नियम क्या है? इसका दूसरा नियम है कि Q, जो ये Q है ना नीचे, इसके बराबर में 0 नहीं होना चाहिए, यानी Q की जगह पर हम 0 नहीं लिख सकते हैं। ऐसे एग्जाम्पल लिख लीजिए दोस्तों। एग्जाम्पल होने वाला है, मान लीजिए आपने लिखा 2/4, तो ये P/Q ग्रुप में लिखा है 2/4, यानी ये 2 हो गया हमारा P और नीचे ये 4 हो गया हमारा Q। अब हम एक और देखते हैं, अगर हमने लिख दिया यहाँ पर 3/0, दोस्तों 3/0, तो आप देख सकते हैं कि नीचे 0 लिखा है, तो नीचे 0 यानी Q, ये क्या है हमारा Q, और Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन हमने यहाँ पर Q बराबर 0 लिखा है, तो ये हमारी जो है ये परिमेय संख्या नहीं है। ये हमारी क्या नहीं है? ये परिमेय संख्या नहीं है, ये हमारी परिमेय संख्या है। तो इसके ओनली 2 नियम है। पहला कौन सा है कि इसको हम P/Q ग्रुप में लिख सकते हो, और दूसरा है कि Q बराबर 0 ना हो। Q बराबर क्या ना होना चाहिए? 0। चलिए, ये तो हो गया हमारी परिमेय संख्या की परिभाषा। अब देखते हैं अपरिमेय संख्या क्या है। दोस्तों अपरिमेय संख्या ये क्या है दोस्तों? अपरिमेय संख्या, तो इसमें क्या है, हम कोई भी संख्या अगर रूट के अंडर रूट के अंदर दी हुई है, मान लीजिए √2, √3, तो ये क्या है दोस्तों? अगर यह संख्या रूट के अंदर है और इसका कोई वर्गमूल नहीं है, तो ये अपरिमेय संख्या है। जैसे कि 2 का कोई वर्गमूल नहीं है, तो ये अपरिमेय संख्या है। 3 का कोई वर्गमूल नहीं है, तो ये अपरिमेय संख्या है। अब आप बोलेंगे क्या सर, √4 अपरिमेय संख्या है? तो नहीं, क्यों? क्योंकि 4 का वर्गमूल है, और 4 का वर्गमूल कितना है? 2, तो यह 2 है। अब हम चाहें तो इसके नीचे 1 लिखकर, अब ये परिमेय संख्या बन गई। कौन सी बन गई? ये कौन सी होगी संख्या हमारी? ये हमारी परिमेय संख्या बन गई। तो इसका नियम क्या है कि कोई भी संख्या अगर रूट के अंदर है और उसका वर्गमूल नहीं है, तो वह अपरिमेय संख्या है, और अगर उसका वर्गमूल है तो वह परिमेय संख्या है। दोस्तों ये तो हम समझ गए कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या है। अब आते हैं क्वेश्चन पर, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? अब हमें ओनली शून्य का देखना है, क्या शून्य परिमेय संख्या है या नहीं है। तो आइए दोस्तों लिखते हैं शून्य, ये हमने 0 ले लिया, क्या ये परिमेय संख्या है? दोस्तों ध्यान दीजिए, हमें Q के बराबर में 0 होनी चाहिए। हम चाहें तो P के बराबर में 0 लिख सकते हैं, हम P के बराबर में 0 लिख सकते हैं, लेकिन Q के बराबर में 0 नहीं लिख सकते हैं। तो क्या करेंगे, हमने 0 को ऊपर लिख दिया और इसके नीचे हमने ले लिया 1। तो आप देखो, ध्यान से देखिए दोस्तों, P के बराबर में तो 0 है, लेकिन Q के बराबर में क्या है? 1 है। तो ये तो हमारी जो 0 है ना, वो क्या हो गई? हमारी परिमेय संख्या बन गई। तो हमें लिखना क्या है एग्जाम में, कैसे लिखेंगे हम? आइए देखते हैं। हम लिखेंगे हाँ हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। अब क्यों है? देखो पूछा भी गया है, क्या आप इसे P/Q ग्रुप में लिख सकते हैं? तो हम क्या लिखेंगे? हाँ, हम इसे P/Q के
रूप में लिख सकते हैं। और लिख भी दिया है हमने, देख लीजिए। तो आप यहाँ पर एग्जाम्पल लेके ऐसे लिख के भी दे सकते हैं वहाँ पर कि हमने लिख दिया है पी बटे क्यू के रूप में, 0 को पी बटे क्यू के रूप में हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो दोस्तों ये तो होगा हमारा प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन। अब आइए देखते हैं प्रश्नावली 1.1 का दूसरा क्वेश्चन। तो आइए दोस्तों अब देखते हैं प्रश्नावली 1.1 का हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है? 3 और 4 के बीच में 6 परमीय संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों आप परमीय संख्या तो सीख गए हैं कि परमीय संख्या क्या है। अब हमें देखना है 3 और 4 के बीच में 6 परमीय संख्या, यानी हमें कितनी परमीय संख्याएं हों, कितनी भी निकालनी हो, बिल्कुल आसान भाषा में आप सीख सकते हो। तो इसमें अभी निकालना है कितनी, ओनली 6। हमें 6 परमीय संख्याएं इसमें निकालनी है। तो देखिए निकालना है किसके बीच में, 3 और 4 के बीच में, वो भी 6 परमीय संख्याएं। चलिए दोस्तों हल करते हैं इस सवाल को भी बिल्कुल आसान भाषा में और बिल्कुल आसान तरीके से। तो देखिए दोस्तों इसमें ओनली 3 पॉइंट हैं, 3, 4 और 6। दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने से बोला गया है कि 6 परमीय संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ लिख लेंगे, यहाँ पर अंकों में 6, यहाँ शब्द में लिखा है, यहाँ लिख लेंगे अंक में हम 6। चलिए अब यहाँ अपने मन से, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अपने मन से हमें इसमें एक ऐड कर देना है, यानी हमें इसमें एक को जोड़ देना है। तो अब दोस्तों कितने हो गए ये, अब ये हो गए 7। अब हमें 6 की जगह 7 परमीय संख्याएं ज्ञात करनी है। अब हमें 6 नहीं करनी, ओनली कितनी करनी है, अब 7 करनी है। और करनी तो उन्हीं के बीच में है, 3 और 4 के बीच में। तो इसको भी लिख लेते हैं हम, 3 और 4, 3 और 4 के बीच में करनी है। तो दोस्तों पता है कि परमीय संख्या क्या होती है, जिसे हम पी बटे क्यू ग्रुप में लिख सकते हैं। तो अभी तो ये पी बटे क्यू ग्रुप में नहीं लिखा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम 3 और 4 को पी बटे क्यू ग्रुप में लिख लेंगे। कुछ नहीं करना दोस्तों, ओनली 3/1 कर देना है और 4/1 कर देना है, यानी हमें अपने मन से यहाँ पर नीचे एक ऐड कर देना है, एक इसको लिख देना है। चलिए अब जो हमने 6 में एक जोड़ा था तो 7 हुए थे ना, बस इसी 7 का खेल है पूरा। तो क्या करेंगे, हम चारों तरफ 7 से गुणा करने पर, यानी हमने चारों तरफ 7 से गुणा कर दिया। अब जो लिखना ही पड़ेगा इसको, हम तो लिखे भी देंगे कि चारों तरफ 7 से गुणा करने पर, जी दोस्तों ये हमने चारों तरफ 7 से गुणा कर दिया बस। अब गुणा कर लो, 7 × 21, 7 × 21 और 7 एकम 7। यहाँ देखिए दोस्तों 7 चौके 28 और 7 एकम 7। दोस्तों जो हमने ये गुणा किया है, जो इसके जो आंसर निकले हैं, इनको छोड़ना है हमें, यानी हमने 21 को छोड़ दिया और हमने 28 को छोड़ दिया। अब इनके बीच जितनी संख्याएं आएंगी वो हमारी 3 और 4 के बीच की संख्याएं होंगी। तो देखिए दोस्तों गिनते हैं, पहले 21 को छोड़ दिया, तो 21 के बाद क्या आता है, 22/7, फिर 22 के बाद 23/7, फिर 24/7, फिर 25/7, 26/7 और 27/7। अब दोस्तों गिन लीजिए इन संख्याओं को, जो हमने संख्या निकाली कितनी है टोटल। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। दोस्तों इसमें पूछा गया था कि 6 परमीय संख्या निकालनी है, तो हमने यहाँ पर 6 परमीय संख्याएं निकाल दी हैं और ये हो गया हमारा आंसर। ये हो गया हमारा आंसर। हमने 3 और 4 के बीच में 6 परमीय संख्या निकाल दी है, बिल्कुल आसान तरीके से। करना क्या है, ओनली जितनी संख्या निकालनी है उसमें हमें ओनली एक ऐड करना है। मान लीजिए यहाँ पर लिखा होगा कि हमें 10 परमीय संख्या निकाल के दीजिए, तो हम 10 में एक ऐड कर देंगे, तो 10 की जगह क्या निकालेंगे, फिर हम 11 निकालेंगे और गुणा कर देंगे जिनके बीच में निकाल लेंगे। बस ये हमारा हो गया बिल्कुल आसान तरीके से निकालना अंकों के बीच में परमीय संख्याएं। अब आते हैं दोस्तों प्रश्न क्रमांक 3 पर। तो दोस्तों ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन क्या है, 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परमीय संख्याएं ज्ञात कीजिए। दोस्तों उसमें पहले सवाल में क्या था, दूसरे सवाल नंबर दूसरे में क्या था कि 3 और 4 के बीच में निकालनी थी संख्याएं हमें। इसमें हमें बिल्कुल परमीय संख्या बना के दे दिया गया है, यानी हमें 3/5 लिखा है यहाँ पर और 4/5, यानी कि जो हर हैं वो बराबर हैं। तो इसमें हमें नीचे एक ऐड नहीं करना पड़ेगा, यानी नीचे हमें इन संख्याओं को परमीय संख्या नहीं बनाना पड़ेगा क्योंकि पहले से बनी हुई हैं। तो ओनली हम हल करते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर हल करेंगे, वो क्या लिखा है, 3/5 और 4/5 के बीच में 5, यहाँ पर हमें 5 निकालनी है। क्वेश्चन नंबर दूसरे में निकालनी थी 6, इसमें निकालनी है हमें ओनली 5। तो दोस्तों
सबसे पहले यहाँ पर जो शब्दों में लिखा है उसको लिखेंगे हम अंकों में। तो यहाँ पर लिख लिया हमने 5। अब जैसे कि 5 निकालनी है तो क्या बताया था हमने कि एक ऐड भी करना पड़ेगा। तो एक ऐड करो तो कितने हो गए यहाँ पर 6। अब हमें 5 की जगह कितनी निकालनी है संख्याएं, 6 संख्याएं निकालनी हैं। तो दोस्तों इसको भी लिख लेते हैं। निकालनी कितनी है 3 और 3/5 और 4/5 के बीच में, 3/5 और 4/5 के बीच में निकालनी है हमें संख्याएं। बस लिखना क्या है, चारों तरफ 6 से गुणा करने पर, चारों तरफ हमें 6 से गुणा करना है बस। तो 6 से गुणा कर दीजिए, 3 गुणा 6, 5 गुणा 6, 4 गुणा 6 और 5 गुणा 6, ये हमने गुणा कर दिया। अब इसको हल कर लीजिए। तो 3 18 यानी 6 3 18, तो यहाँ पर हो गया हमारा 18 और 6 पंचे 30, यहाँ लिखिए। तो 6 चौके 24 और 6 पंचे 30। लीजिए दोस्तों, इन संख्याओं को हमें छोड़ना है और इनके बीच जितनी संख्याएं हैं उनको ही लेना है, वही हमारी परिमेय संख्याएं हैं। तो लिखते हैं दोस्तों, 18 के बाद क्या आता है, 18 क्या आएगा हमारा 19/30, 19 के बाद 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। दोस्तों देखिए 1 2 3 4 5, हमने टोटल 5 संख्याएं निकाल ली हैं और प्रश्न ने भी हमसे पूछा था कि 5 संख्याएं निकालिए, तो हमने ये 5 संख्याएं निकाल ली हैं। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो दोस्तों, या फिर इसको नोट भी कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 पूरा का पूरा हल। अब दोस्तों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, उसके बाद फिर हमारा प्रश्नावली 1 से 1 पूरी समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 और इसके हमने सभी पॉइंट लिख लिए हैं, सभी कथन लिख लिए हैं। इसमें पूछा गया है नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ उत्तर दीजिए। हमें इसका उत्तर बताना है सत्य है या असत्य है, और साथ में उसका कारण ही बताना है कि क्या कारण है कि ये सत्य है या असत्य है। तो दोस्तों इसके 3 कथन दिए थे, हमने तीनों कथन को नोट कर लिया है। आइए एक एक करके तीनों कथनों को देखते हैं। तो दोस्तों पहला कह रहा है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। दोस्तों अगर आपको नहीं पता प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, तो दोस्तों हमने इसके पहले भी एक वीडियो बनाकर डाली है, आप जाकर वहाँ देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा आपको। तो दोस्तों प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। सबसे पहले देखते हैं कि प्राकृत संख्या क्या है। दोस्तों प्राकृत संख्या जो है हम लिखते हैं 1 2 3, यानी जो संख्या 1 से शुरू होती हैं और कहाँ तक जाती हैं, अनंत तक जाती हैं, यानी इन्फिनिटी। एक संख्या खत्म ही नहीं होती। अब पूछा क्या गया है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है। तो और दोस्तों इसको देख लीजिए, पूर्ण संख्या क्या है 0 1 2 3, और ये भी ऐसे ही कहाँ तक जाती हैं, इन्फिनिटी, यानी अनंत तक ये भी जाती हैं। पूछा सवाल ये है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या, यानी पूर्ण संख्याओं के अंदर क्या प्राकृत संख्या सारी होती हैं, तो होती हैं। क्यों, क्योंकि ये शुरू होती हैं 0 से और ये शुरू होती हैं 1 से। अब पता है 0 के बाद 1 2 3, और प्राकृत संख्या शुरू ही 1 से होती है। तो इसीलिए प्रत्येक पूर्ण संख्या या प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो हम क्या लिखेंगे, कारण लिखना है हमें यहाँ पर, यहाँ लिखेंगे हम कारण, फिर लिखेंगे हम हाँ सत्य है, फिर लिखेंगे कारण इसका हम क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से प्रारंभ होती हैं और इसके अंदर एक भी आता है। यानी एक से शुरू होती है प्राकृत संख्याएं, तो 1 2 3 4 ये सभी संख्याएं भी आती हैं। अब देखते हैं दोस्तों कथन नंबर दूसरा क्या है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। दोस्तों क्या प्रत्येक पूर्णांक, अब पूर्णांक क्या है दोस्तों, पूर्णांक में 0 भी शामिल होता है
प्लस का एक भी शामिल होता है, माइनस का एक, यानी 0 1 2 3 ऐसे ऐसे अनंत तक जाती हैं। और यहाँ आ जाओ तो -1 -2 ये भी कहाँ तक जाती हैं, ये भी अनंत तक जाती हैं। यानी माइनस की संख्याएं और साथ में प्लस की संख्याएं और साथ में 0, ये होता है हमारा पूर्णांक। पूछा गया है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। दोस्तों पता है हमें कि पूर्ण संख्या पर हमें 0 शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं, यानी पूर्ण संख्याओं के अंदर माइनस की संख्या आती ही नहीं है। अब जब नहीं आती है तो ये संख्या क्या है, पूर्ण, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें -1 -2 ऐसे ऐसे अनंत तक जाती हैं। इसका कारण क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले लिखेंगे हम क्या, असत्य है, असत्य है। फिर लिखेंगे इसका कारण, क्योंकि, कुछ भी लिख लेना दोस्तों, क्योंकि -2 एक पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि -2 एक पूर्ण संख्या नहीं है, -1 भी नहीं है, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे इस जगह पर। अब देखते हैं कथन नंबर तीसरा, प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। दोस्तों प्रत्येक परमेय संख्या क्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब परमेय संख्या दोस्तों जैसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, P/Q हमने लिख दिया 1/2, तो ये तो परमेय संख्या हो सकती है, शायद हो सकती है क्या, ये तो परमेय संख्या है ही। अब दोस्तों अगर हमने इसको हल किया, अगर हम इसको हल करेंगे तो कैसा आएगा इसका आंसर, तो इसका आंसर आएगा 0.5, 0.5। अब पता है हमें कि पूर्ण संख्या बरहमेश कभी भी 0 से शुरू होती है, 0 शुरू होती है, और ये क्या है, इसमें तो 0.5, ये तो 0 छोटी संख्या है, 0 से छोटी संख्या ही तो है, 1 से छोटी है, ये संख्या 1 से छोटी है, तो ये क्या है, ये एक पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या ये नहीं है। 0 और 1 के बीच की है, ना तो ये 0 है, ना ये 1 है, ना ये 2 है, ये है ना पूर्ण संख्या है हमारी, तो ये थोड़ी पूर्ण संख्या है, ये तो 0 1 के बीच की संख्या है, तो ये हमारी पूर्ण संख्या नहीं है। तो क्या लिखेंगे हम इसमें, असत्य है, असत्य है। क्योंकि आप कोई सा भी कारण इसमें लिख सकते हैं, क्योंकि 1/2 एक पूर्ण संख्या नहीं है। तो दोस्तों ये होगी हमारी प्रश्नावली 1.1 खत्म। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम प्रश्नावली 1.2, बहुत ही आसान भाषा में। अगर दोस्तों आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है ये, आप पूछिएगा अपने डाउट, मैं आपके आंसर देने की कोशिश करूंगा। बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको आप याद भी कर सकते हैं। प्रश्नावली 1.1 हमारी समाप्त होती है। अब देखेंगे अध्याय 1 की संख्या पद्धति की प्रश्नावली 1.2 नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।